नमस्कार साथियों। आज अपना अगला वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। जैसा कि सामने लिखा हुआ है ज्योमेट्री। आज हम लोग अपने एक अच्छे टॉपिक को शुरुआत करेंगे जिसपे एक दो क्वेश्चन बनना तय है। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन क्या आप समझ लीजिए कि अगर जो एडवांस पोर्शन लगभग जो है 40% कम से कम कवर करता है। मार्क्स के जितने भी मार्क्स के पेपर होते हैं उसके 40% एडवांस पेपर जरूर कवर करता है। तो इस टॉपिक से मतलब जो केवल आपको जिस इंट्रो कराया जाएगा ज्यामिति से कम दो क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ज्यामिति में सबसे छोटा सा जहां से शुरुआत होती है उसको क्या कहते हैं? पॉइंट, मतलब बिंदु। बिंदु क्या है? बिंदु क्या है? बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई नगण्य होती है, वो बिंदु कहलाती है। मतलब आपने ये रख दिया इसके मार्कर के पॉइंट को, तो ये बिंदु है जिसकी इसकी न लंबाई होती है न चौड़ाई होती है। अब बिंदु में कई प्रकार होते हैं, जैसे कोई संरेख बिंदु है। पहला प्रकार आप ले लीजिए जो है संरेख बिंदु। देखिए इसका परिभाषा हम डिफिनीशन लिखना चालू कर देंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं जो बोल रहा हूं आप उसको ही नोट डाउन करते हुए चलिए। तो बिंदु को हमने बताया कि ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई नगण्य हो, बिंदु कहलाती है। बिंदु में पहला कितने तरीके के बिंदु हो सकते हैं? तो निम्नलिखित तरीके के हो सकते हैं। कोई उसमें दिया नहीं गया है कितने प्रकार होते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से। एक संरेख बिंदु हो गया। संरेख बिंदु मतलब कि एक सरल रेखा में जो बिंदु होते हैं संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे कि एक दो तीन पॉइंट हमने ले लिया, अब इससे हमारी एक सरल रेखा खींची जा सकती है, तो ये बिंदु जो है संरेखी बिंदु। एक ही रेखा पे जो बिंदु आई वो संरेखी बिंदु कहलाती है। दूसरा, अब एक संरेख हो गया, एक असंरेख बोला जाता है या कुछ और बोला जाता है, जिसकी जैसे एक यहां ले लिया आपने, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया। अब यहां से कोई रेखा खींचा, यहां चली गई, यहां से खींचा, तो एक रेखा पे जो बिंदु नहीं आती है, तो दो तरीके के आपके ये बिंदु हो गए। अब यहाँ पे हमने जब चर्चा की तो रेखा आ गया, तो रेखा को ही देख लेते हैं रेखा क्या होती है। तो रेखा जो है बिंदु को हमने क्या देखा है, एक संरेखी बिंदु एक असंरेखी। तो रेखा क्या होती है, रेखा को देख लेते हैं। बिंदुओं को मिलाने वाली एक आकृति जो बनती है वही रेखा कहलाती है, चाहे वो संरेखी बिंदु हो चाहे असंरेख। जैसे अगर एक बिंदु यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब इन बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए तो कैसी आकृति बनेगी? ये गए, ये गए, यहाँ गए, ये आपका, ये मान लीजिए यहाँ पे, तो ये आपका एक रेखा हुआ। हो सकता है एक सीध में हो बिंदु, ये आपका जो है एक रेखा हुआ। तो बिंदुओं को मिलाने वाली क्रम से बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो आकृति बनती है वो रेखा कहलाती है। अब रेखा के अगले पार्ट को क्या बोलते हैं, रेखा के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अब ये इस रेखा का जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषता क्या है? रेखा की जो है लंबाई निश्चित नहीं होती है, वो इधर भी अनंत तक जा सकता है, इधर भी अनंत तक जा सकता है, ये इधर भी अनंत तक जा सकता है, इधर भी अनंत तक जा सकता है। तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। तो इसका एक अगला पार्ट आता है रेखा खंड। क्या आता है? रेखा खंड। तो रेखा खंड क्या होता है? रेखा की लंबाई निश्चित नहीं थी, वो बढ़ती हुई चली गई। रेखा खंड की लंबाई निश्चित होती है। किन्हीं दो पॉइंट को, किन्हीं इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी
फिक्स होगा और अंतिम पॉइंट एंड पॉइंट भी फिक्स होगा। अब इसके बाद आप चाहे जिस तरह जाइए, ये रेखाखंड है, इसका ये पॉइंट भी फिक्स है, यहाँ पे पॉइंट है और ये पॉइंट भी फिक्स है यहाँ पे, लेकिन ये पॉइंट फिक्स नहीं। इसका मतलब ये तीर का निशान है, मतलब ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा। जहां पे तीर का निशान है मतलब यहाँ पे बढ़ने की संभावना है। यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं बढ़ेगा। तो ये इसकी निश्चित दूरी होती है, कोई कोई दूरी होगी, तो इसको लंबाई को d माने चाहे जो माने, तो ये एक निश्चित दूरी होती है, इसकी निश्चित लंबाई होती है। आपका रेखाखंड हो गया। तो ये रेखा पढ़ लिया हमने, रेखाखंड पढ़ लिया। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, रेखा के प्रकार। रेखा कितने प्रकार के हो सकते हैं? रेखा कई प्रकार के हो सकते हैं, निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। देखते हैं पॉइंट हमारा क्या है, रेखा के प्रकार। तो पहला पॉइंट क्या है, सरल रेखा। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, मतलब एक सीध में स्थित पॉइंट बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सरल रेखा कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 ये क्रमशः पॉइंट्स हैं। एक सीधी जो पॉइंट है ये हमारी सरल रेखा हो गई। इसको एक भाषा में कह सकते हैं, एक ही दिशा में स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सरल रेखा कहलाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, वक्र रेखा। अगली पॉइंट है वक्र रेखा। जैसे ये एक ही दिशा में थी, अब कोई पॉइंट है कई दिशाओं में है, तो जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये है। अब इसको जो मिलाने वाली रेखा होगी वो हमारी वक्र रेखा होगी, इस तरह चली जाएगी, ये वक्र रेखा हो गई। तो कई दिशाओं में स्थित पॉइंट्स को या बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वक्र रेखा कहलाती है। अब रेखा पढ़ लिया, रेखाखंड पढ़ लिया, सरल रेखा हो गया, वक्र रेखा हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, अब देखिए रेखाएं कई हो सकती हैं। अभी तो हमने एक रेखा की चर्चा की थी, अब रेखाएं कई हो सकती हैं। तो कोई रेखाएं सीधी जाएंगी, जैसे 2 रेखाएं हैं तो कोई सीधी जाएंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, कोई जाएंगी तो कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो जो रेखाएं कहीं नहीं मिलती हैं, मतलब जहां भी आगे बढ़ती हुई चले जाएंगी और उनके बीच की दूरी न घटेगी न ही बढ़ेगी। अगर यहाँ पे d थी, इनके बीच की दूरी यहाँ भी d है, तो ये रेखाएं आपस में कहलाती हैं समांतर रेखाएं। इनको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। और ये जो आपस में प्रतिच्छेद करती है, इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो ऐसी 2 रेखाएं जो आपस में कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पर मिलती हैं, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। और इसी तरह बन जाती है संगामी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं से ही बनती हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं देख लेते हैं क्या होती हैं। संगामी रेखाएं, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसी रेखाएं, यहां हमने 2 रेखाओं की बात की थी प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए, लेकिन संगामी रेखाएं ऐसी होती हैं जो कई रेखाएं जब एक ही बिंदु पे मिलती हैं आपस में, तो वो जो है संगामी रेखाएं कहलाती हैं। एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं, कई रेखाएं मिलकर संगामी रेखाओं का निर्माण करती हैं। तो इसके आगे देखते हैं क्या है। तो इसके आगे अब रेखाओं का लगभग
हमने आपको बता दिया कितनी तरह की रेखाएं होती हैं, इससे ज्यादा रेखाओं के बारे में नहीं पूछा जा सकता है। तो इसके आगे बात करते हैं कोण की। कोण क्या होता है, कैसे, चूंकि हम क्रम से बात करते हैं, पहले बिंदु, बिंदु से बनती है रेखाएं, रेखाओं से मिलकर बनता है कोण। अब कोण क्या होता है, कोण ये होता है कि जैसे कोई भी दो रेखाएं हैं, कोई भी दो रेखाएं हैं, वो कहीं न कहीं आपस में मिलेंगी। कोई भी दो रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस नहीं है तो कोई भी दो रेखाएं हैं, वो आपस में कहीं न कहीं मिलेंगी। जब वो आपस में कहीं मिलेंगी तो वे किसी न किसी पॉइंट में मिलेंगी। तो इस पॉइंट पे पहली रेखा पर दूसरी रेखा का जो झुकाव होता है, उसको जब मापते हैं तो वही कोण कहलाता है। ये होता है हमारा कोण। मतलब पहली रेखा का दूसरी रेखा पर जितना झुकाव होता है उसी को कोण कहा जाता है, एंगल कहा जाता है। अब चूंकि जब इसको एंगल, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हमने तो आपको समझा दिया व्यवहारिक में, इसकी किताबों में क्या लिखा रहता है। अब दो रेखाएं इस प्रकार हो कि उनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, दो रेखाएं इस प्रकार हो कि उनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो दोनों बीच के रेखाओं के बीच के झुकाव को, यही झुकाव है, इसको कोण कहते हैं। तो अब रेखा का प्रकार देख लेते हैं, सॉरी कोण का, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। अब इस कोण के प्रकार को जो हमको पहले रटाया गया है वो तो हमने रटा ही है, उसको फिर से देखते हैं और उसको नए सिरे से देखने की कोशिश करते हैं कैसे वो बनता है। देखिए क्या होता है, कोई एक रेखा हमारे पास है, ये है, ये रेखा है हमारे पास। अब इस रेखा पे अलग अलग तरह से झुकाव देखेंगे। अब पहले जो है, पहला प्रकार देखते हैं, शून्य कोण। ये रेखा थी, दूसरी रेखा यहां से स्टार्ट हुई और इसी पे से चली गई। ये कहीं और इसके बीच का गैप नहीं हुआ, इसी मतलब दिखाने के लिए हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इसी पे से चली गई, ऐसा हुआ। तो ये होता है हमारा शून्य कोण। दूसरा देखते हैं, एक रेखा फिर खींचते हैं, ये हमारी रेखा थी, ये हमारा एक रेखा हुआ। अब इस पॉइंट से एक रेखा गई, लेकिन यहां पे जो है हम जानते हैं कि 90 डिग्री बनता है, समकोण, इसको बोलते हैं समकोण। यहाँ पे समकोण बनता है, इसको अभी आगे हम आपको बताएंगे। तो ये इससे यहां तक न जाके 0 डिग्री से बड़ी तथा समकोण से छोटी जो रेखा होती है वो यहां खींचते हैं। कोई ये रेखा है, अब तो ये कोण बना, ठीक है। ये कोण क्या बोलते हैं परिभाषा के रूप में कि 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी जो कोण बनती है उसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो इसको लिख देते हैं न्यून कोण, हमारा दूसरा हो गया न्यून कोण। अब तीसरा देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं तीसरा क्या होता है। तीसरा हमने आपको बताया कि यहां न्यून कोण से बढ़ा तो कहां आएगा 90 डिग्री तक। तो एक 90 डिग्री के भी कोण को बोलते हैं, इसको बनाते हैं, इसको भी क्लासिफाई कर लेते हैं ये समकोण के रूप में। समकोण ये 90 डिग्री हुआ, अब ये हो गया हमारा समकोण। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके आगे समकोण के आगे फिर डिस्कस करते हैं। तीसरा हमारा समकोण हो गया। अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या होगा। यहां तक हम 90 डिग्री तक पहुंच चुके हैं। अब फिर एक लाइन लेते हैं, इस लाइन पे अब 90 डिग्री से बड़ी कोई लाइन खींचते हैं, लेकिन 180 डिग्री से कम। ये
यहाँ जाते हैं, कोई ये लाइन हुई, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया था। ये हमारी यहाँ सीधी लाइन हो जाएगी, तो ये 180 डिग्री हो जाएगी। तो ये जो एंगल बना थीटा, मतलब कि 90 डिग्री से बड़ी तथा 180 डिग्री से छोटी जो कोण बनती है वो होती है हमारी अधिक कोण। इसको बोलते हैं अधिक कोण। ये हो गया हमारा अधिक कोण। अब इसके आगे बनता है हमारा पांचवा। जैसे एक लाइन यहां पे है, अब अधिक कोण से ज्यादा जाएगा, मतलब कि 180 तक जाते हैं। 180 डिग्री को भी क्लासिफाई कर लेते हैं। ये यहां कोई भी सीधी रेखा है, उसके अगर एक पॉइंट से दूसरी उसके विपरीत सीधी रेखा खींच दी जाए तो उन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। मतलब स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस एंगल को अगर मेजर करेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री। इसको बोलते हैं, चूंकि सरल रेखा है तो सरल कोण, सरल कोण, या इसी को बोलते हैं रिज कोण। इसी को बोलते हैं रिज कोण। तो इसके आगे देखते हैं, पांचवा हो गया। अब छठवां देख लेते हैं, एक कोण बचा हुआ है। ये 180 डिग्री से बढ़ेगा तो वो कहां पहुंचेगा, ये कोई हमारा ये लाइन है, अगर इस लाइन से कोई 180 से बढ़ेगा तो ये यहां पे भी आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, कोई भी लाइन हो जाए। तो हम यहां पे मानते हैं, तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, हमेशा एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, मतलब कि घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। तो अब यहां से मेजर करते हैं, ये यहां पे आए, ये थीटा हमारा हुआ। ये जब मतलब अगर इसकी डिफिनेशन देना हो, 180 डिग्री से बड़ी तथा 360 डिग्री से छोटी जो कोण होती है उसे बृहत कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बृहत कोण। बृहत कोण। और ये कोण होता है, और उसको जो है लिख लेते हैं यहीं पे, इसको नोट करते रहिएगा। इसको यहां पे लिख लेते, जैसे ये है लाइन है, सातवां हो जाएगा। ये अगर कोई लाइन हुई, यहां से चली, ये गई, ये गई, ये गई, ये कोई न कोई कोण हो गया, ये लाइन फिर शून्य के ये पास आ गई, तो इसको तो हमने शून्य कोण दिया था। इसी को संपूर्ण कोण भी बोला जा सकता है, संपूर्ण कोण। मतलब 360 डिग्री के कोण को, जब 360 डिग्री का कोई एंगल बनेगा, 0 डिग्री का था तो तब तो शून्य कोण बोल दिया, ये यहां से गया और यहां पे आके ये हुआ पूरा 360 डिग्री का एंगल जो हुआ, इसको संपूर्ण कोण बोलते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब इसके आगे का डिस्कस करते हैं हम लोग। उसके बाद हमने कितने तरह के कोण हो सकते हैं उनको देखा। अब एक कोण को देखा था, कोई समकोण था, कोई रिज कोण था, कोई सरल कोण, कोई संपूर्ण कोण कुछ था। अब जब दो कोण एक साथ आए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उसमें आता है एक कोण पूरक कोण। पूरक कोण, या इसको बोलते हैं कोटि पूरक। कोटि पूरक, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, या इसी को बोलते हैं परिपूरक। आप इसको लिख सकते हैं परिपूरक कोण। ये होता क्या है, इसको समझते हैं। कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, उन दोनों कोणों को आपस में पूरक कोण, कोटि पूरक या परिपूरक कहते हैं। दोनों को आपस में, दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं।
परिपूरक होते हैं एक दूसरे के, अकेला कोई नहीं होता, एक दूसरे के होते हैं। जैसे कोई थीटा है या कोई कोण अल्फा है, कोई कोण बीटा है, अगर इन दोनों कोण का योग 90 डिग्री है तो इन दोनों कोणों को आपस में, पहले कोण को दूसरे का, दूसरे कोण को पहले का पूरक कोण, कोटिपूरक या परिपूरक कोण कहते हैं। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस तरह बनता है। जैसे कोई क्वेश्चन है, देखते हैं, दो कोटिपूरक कोण, दो कोटिपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। अब पूछ लिया कि छोटा कोण बताइए, छोटा कोण बताइए, ये आपसे पूछ लिया। तो हमने अनुपात पढ़ चुका है, हम इसीलिए आपसे बताया था अनुपात क्यों जरूरी है। अनुपात हमारे टॉपिक में नहीं था, लेकिन अनुपात जरूरी है, इसलिए अनुपात जो है हमने आपको पढ़ा दिया था। अब देखते हैं अनुपात किस तरह करते हैं। अब क्या करते हैं, हमने बताया था सॉल्व करते टाइम कि इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं। 4 और 5 का अनुपात है, दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 5 9, 9 को जोड़ा अनुपात का, और इन दोनों का योग एक्चुअल में क्या होता है हमको पता है, कोटिपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, हमने 90 डिग्री लिख लिया। 1 बराबर 10। अब पूछा है छोटे कोण का मान, तो 4 बराबर, छोटा कोण 4 है, 4 बराबर 40 डिग्री, हमारा ये आंसर आ गया। और ये देखिए, ये तो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आया, तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कोटिपूरक कोण क्या होते हैं। जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, जिन दोनों कोणों का 180 हो, या इस तरह पूछा जा सकता है ऑप्शन में सीधा सीधा। ये महत्वपूर्ण है, इससे या अगला जो बताने जा रहा हूं उससे संपूरक कोण जो होते हैं, इसको नोट कर लीजिए, डिस्कस करते हैं। इसको देखते हैं, अगला जो है सेकंड क्या है, संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है। पिछले कोण में कोटिपूरक कोण हमने क्या देखा, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो कोटिपूरक होते हैं। तो संपूरक को कहते हैं सम, मतलब पूरा, जब कोण जो है पूरे हो जाएं। अगर यहां से एक कोण बना, ये और ये कोण, ये दूसरा बना, ये दोनों कोण मिला के 180 डिग्री हुए, तो मतलब कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए, 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो दोनों कोण आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। मतलब एक रेखा पे बने कोई दो कोण आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ये θ1, ये θ2, अगर ये θ1 प्लस θ2 की वैल्यू पूछा जाए तो मतलब ये पूरी वैल्यू पूछा गया, तो ये हो जाएगा θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि जिन दो कोणों का योग आपस में 180 डिग्री होगा वो आपस में संपूरक कोण कहलाएंगे। तो θ1 θ2 का संपूरक कोण है और θ2 θ1 का संपूरक कोण है। तो मतलब आप ये जानते रहिए कि किसी एक रेखा पे बने दो कोण आपस में संपूरक होते हैं और संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन क्या है कि देखते हैं, किन्हीं दो संपूरक कोणों का अनुपात 6:3 है। बड़े कोण का मान बताइए। बड़े कोण का मान बताइए।
क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 3 9। अब दो कोणों का मान अगर अनुपात में 9 है तो एक्चुअल में कितना है, तो हमको पता है कि संपूरक कोणों का दोनों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ 180 लिख लेते हैं। तो 1 बराबर 9 दूनी 18 और 1 0 यहाँ आ जाएगा, 9 दूनी 18 मतलब 20 हो गया। अब क्या पूछा है, बड़े कोण का मान, बड़ा कोण 6 है, 6 मतलब तब 6 निकाल लेते हैं, 1 बराबर 20 तो 6 बराबर 6 दूनी 12 120 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको भी इस तरह पूछा जा सकता है कि दो संपूरक कोण कौन होते हैं, θ1 + θ2 = 90, θ1 + θ2 = 180, θ1 + θ2 = 0, चाहे जो जिस तरह का ऑप्शन बना के आपस में दे सकता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो आगे देखते हैं, जैसे कई तरह के अलग अलग कोण बनते हैं जिनका नाम दे दिया गया है। तो एक कोण इस तरह देखते हैं बनता है, जैसे कोई दो रेखा हो गई, तो ये कोण बना, ये कोण यहाँ भी बनता है, ये कोण यहाँ बनता है। तो ये एक रेखा पे बने हुए कोण है, इस रेखा पे ये बना, इसी रेखा पे ये बना। तो एक कोण का नाम होता है शीर्षा भिमुख कोण, शीर्षा भिमुख कोण। ये शीर्षा भिमुख कोण क्या है, कौन सी बीमारी है, तो इसको देखते हैं। शीर्षा भिमुख कोण ये है, एक शीर्ष पर एक बिंदु पर आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षा भिमुख कोण कहलाते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि एक बिंदु पर इस साइड ये कोण बना, इसके सामने जस्ट ये जो कोण बनता है, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इसको जैसे अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा कोण होगा। अब एक कोण तो ये हो गया, एक आता है संगत कोण। संगत कोण क्या होता है, संगत कोण ये होता है संगत कोण। संगत कोण ये होता है, जैसे कोई कोण है, अब इसी के संगत कोई दूसरा कोण, इसी से लगा हुआ कोण कोई है, तो वो आपस में दोनों संगत कोण कहलाएंगी। ऐसे ये कोण बन गया। तो ये दोनों कोण आपस में चाहे बराबर हो चाहे नहीं, चाहे जैसे ये θ1 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा बीटा आपस में संगत कोण है, क्योंकि ये दोनों आपस में लगे हुए हैं। तो ये संगत कोण हो गया। इसके आगे आता है एक, इसको देखते हैं, जो है जैसे कोई लाइन, दो लाइन है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन चाहे जो, अब इनको एक अलग से कोई लाइन है, ये जो है प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी लाइन है। तो इसमें दो तरह के कोण बनते हैं आपस में। एक कोण बनता है ये कोण ये बनता है, और ये कोण इसका जो है, ये कोण जो होता है ये इसके बराबर होता है, इसके एकांतर कोण, मतलब एक का अंतर होता है। इसका ये यहां सीधा हुआ, लेकिन इसको न लेते हुए इसका दूसरा पार्ट जब लेते, ये सॉरी एकांतर कोण, और दो कोण बनता है, इसको लिख लेते हैं पहले, एकांतर कोण, और दूसरा बनता है संगत कोण। तो ये हो गया संगत कोण, ये कोण इसके संगत है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और इसके बाद एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा, तो एकांतर कोण को देख लेते हैं। तो देखते हैं यार, ये एकांतर कोण संगत कोण, तो ये पहले ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये लाइन जो है आपस में समांतर है, ये लाइन आपस में समांतर है।
अब एकांतर कोण की सबसे पहले बात करते हैं। तो एकांतर कोण दो तरह के हो सकते हैं, एक तो अंतः एकांतर कोण, एक बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण क्या है? जैसे ये कोण है, ये कोण है, तो ये कोण किसके बराबर होगा? इसके। मतलब इस कोण को लेंगे, इस कोण को छोड़ेंगे, इसको, तो ये जो है लेंगे, तो एक का अंतर जो आ जाता है, इसी वजह से इसका नाम दे दिया गया है एकांतर कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे जब ये दोनों लाइन, प्रतिच्छेदी लाइन के अलावा जो दोनों लाइन है ये समांतर होंगी। समांतर किन्हीं दो रेखा, समांतर रेखाओं को अब एक तीसरी प्रतिच्छेदी लाइन जब काटती है तो उनके द्वारा बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये दोनों लाइन समांतर ना होती तो भी एकांतर कोण कहलाते, लेकिन तब वो बराबर आपस में ना होते। ये आपको स्पष्ट क्वेश्चन में दिया जाएगा कि किन्हीं दो समांतर लाइन को जब एक तीसरी समान कोई भी प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो उनके द्वारा बनने वाला एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण या बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। तो ये आपका, इसको नाम दे देते हैं एक, अगर कोण एक तो इसको भी एक दे देते हैं। ये कोण एक जो है आपस में अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण। और एक बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर क्या है? ये कोण, ये कोण, ये आपस में बाह्य एकांतर है। मतलब इसका संगत कोण ये होता, लेकिन इसको न लेके इसको ले लिया गया छोड़ के, तो बाहर ही बाहर जो एकांतर कोण बना वो बाह्य एकांतर कोण। मतलब अगर ये कोण दो है तो ये भी कोण दो है, तो कोण एक जो है ये एक अंतः एकांतर में आ जाएगा आपका। कोण एक आपका ये अंतः एकांतर में, और कोण दो आपका आ जाएगा बाह्य एकांतर। ये कोण दो आ गया। अब संगत कोण लेते हैं, अगर इसी में समझने की कोशिश करते हैं या दूसरा बनाते हैं कोई लाइन। एक ये समांतर रेखा हो गई दो, इसको एक तीसरी रेखा काट दी। अब इसकी संगत कोण कौन सी है? एक ये कोण हुई, इसका संगत कोण ये हो जाएगा। ये दोनों लाइन कोण आपस में बराबर होंगे जब इनकी जो दोनों लाइन है जिसको प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है, अगर समांतर होंगे तब ये दो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। और इधर समांतर जो है, ये अगर इसका संगत कोण देखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो इतने तरह के कोण होंगे। तो हमने क्या आज देखा? बिंदु देखा, रेखा के जितने भी हो सकते हैं रेखा देखा, प्रतिच्छेदी जो है, संगामी, संरेख, जो भी रेखाएं थी उनके द्वारा बनने वाले कोण देखे। अब हम क्या देखेंगे आगे जो है अगले वीडियो में। आज वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इसके आगे ज्यामितीय आकृतियां जो भी बनती हैं, जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, जो जो हमारे सिलेबस में है, जितना हमारे सिलेबस में आ सकता है। तो हमारे सिलेबस में यही था, इतना हमने जो पढ़ लिया। इसके अलावा ज्यामितीय आकृति में है त्रिभुज, वृत्त, आयत और वर्ग। एक वीडियो में हम उसको देखेंगे। उसके अगले वीडियो में हम लोग इन आकृतियों में जो जो माप हो सकते हैं, क्या क्या माप सकते हैं इन आकृतियों का। कोण का हम कोण माप सकते हैं, त्रिभुज में हम क्या त्रिभुज का एरिया माप सकते हैं, परिमाप माप सकते हैं। इसी तरह वृत्त का क्या माप सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अगले वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग का, उसमें जो है आयतन के बारे में चर्चा करेंगे, या अगर पीछे अगले ही वीडियो में अगर मौका मिलता है तो हम उसमें ही आयतन का चर्चा कर लेंगे। आयतन जो है, जो 3D आकृतियां होती हैं, 3 डायमेंशनल आकृतियां होती हैं, जैसे घन, घनाभ हम लोग के सिलेबस में है, तो उसको देख लेंगे। उसके बाद जो बचेगा हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि क्या हमारा छूट रहा है, या कोई भी एडवाइस है कि सर, या कोई आपको प्रॉब्लम है कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, या कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मैसेज करिए और जो है पढ़ते रहिए। धन्यवाद।